हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी के 2022 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने बोल रहा है। तो ए में है बलवंत राय मेहता कमेटी को। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को 1957 में बनाया गया था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया था, एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो कि 1953 में स्टार्ट किया गया था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनाया गया था। और अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाया गया था जनता दल गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो इन्होंने ही अशोक मेहता कमेटी के द्वारा ही ये सजेशन दिया गया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का, एक जिला लेवल पर और एक मंडल लेवल पर और एक ग्राम लेवल पर। तो इसका ये हो जाता है। और एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। ये भी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। और पी.के. ठंगन कमेटी ये 1988 में बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को लेकर जो कि तो इन्होंने बात किया था पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसका ये हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथेन DDT इज तो DDT है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो ट्राइब दिया और स्टेट दिया है। तो और पूछ रहा है कौन सही मैच्ड है। तो केरिया जो है उड़ीसा से बिलोंग करती है, केरिया ट्राइब, तो ये सही है। और कुकी ट्राइब उत्तर प्रदेश से, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि कुकी ट्राइब बिलोंग करती है मणिपुर मिजोरम नॉर्थ ईस्ट रीजन से, मणिपुर मिजोरम एट्सेट्रा नॉर्थ ईस्ट रीजन से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मिजोरम। और यानादी राजस्थान से बिलोंग करती है, तो ये भी गलत हो जाता है। यानादी बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से। और पलियन तमिलनाडु से, तो ये सही हो जाता है। तो पहला चौथा सही है। तो पहला चौथा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो बोर्ड एग्जाम्पल है बायोमास एनर्जी सोर्स का गोबर यानी कि डंग एग्जाम्पल है बायोमास एनर्जी का। कोल भी एग्जाम्पल है बायोमास एनर्जी का। न्यूक्लियर एग्जाम्पल नहीं है। तो नॉट एन एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुका सप्तति इन पर्सियन एंड गैव इट द टाइटल तोतीनामा। तो बोल रहा है सुका सप्तति जो कि संस्कृत में चिंतामणि भट्ट के द्वारा एक बुक थी कंपाइल की गई। तो उसे तोतीनामा के टाइटल के अंदर पर्सियन में किसने ट्रांसलेट किया था। तो ये ट्रांसलेट किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी ने। सुका सप्तति का मतलब होता है 70 टेल्स ऑफ द पैरट, तोते के द्वारा 70 कहानियाँ। तो 5 का आंसर हो जाता है डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The auditor report of the Comptroller and Auditor General of India is examined by। तो कैग के रिपोर्ट को किसके द्वारा एग्जामिन की जाती है। तो कैग के रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा एग्जामिन की जाती है। और कैग है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में। तो इसके अंदर कैग रिपोर्ट बनाती है, ऑडिट रिपोर्ट बनाती है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो ये आर्टिकल 148 में आता है। और
प्रेजेंटली में हमारे कैग हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, जो कि पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। तो इस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वारियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2022। तो एक्वारियम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कंटेस्ट 2020 दैट वाज गिवन इन 2022, तो दोनों लिस्ट को मैच करना है। कैटेगरी दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कौन से विनर सिटी रहे हैं। तो कल्चर के कैटेगरी में विनर रहा है इंदौर सिटी, और गवर्नेंस के कैटेगरी में बड़ोदरा, सोशल एस्पेक्ट्स के कैटेगरी में तिरुपति और अर्बन एनवायरनमेंट के कैटेगरी में भोपाल। तो इस तरह से आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फार्म सब्सिडीज इन इंडिया। तो फार्म सब्सिडी के बारे में बोल रहा है, किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसके बारे में बोल रहा है, फार्म सब्सिडी के बारे में। और द इनपुट, पहला स्टेटमेंट है द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर, जो उर्वरक के पर दी जाती है वह इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंदर आती है। तो यह सही है, क्योंकि यह इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, क्योंकि वह डायरेक्ट किसानों को नहीं बल्कि फर्टिलाइज़र कंपनियों को दी जाती है। उसके बाद वह उससे किसानों को लाभ मिलता है, वह कम दामों में उर्वरक खरीद पाते हैं। तो पहला सही हो जाता है, यह इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है। और दूसरा स्टेटमेंट है रिडक्शन इन पावर एंड इरीगेशन बिल ऑफर्ड टू फार्मर्स फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो पावर और इरिगेशन बिल में जो कमी ऑफर की जाती है किसानों को, वह डायरेक्ट फार्म सब्सिडी में आती है। तो यह सही है, क्योंकि यह डायरेक्ट किसानों के जेब पर असर पड़ता है, वह उनको कम पे करना पड़ता है एनर्जी और इरिगेशन के लिए। तो दूसरा सही है, यह डायरेक्ट फार्म सब्सिडी है। और द एग्रीकल्चर प्रोविजंस ऑफ WTO दो अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, अलाउ करता है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी को और प्रोहिबिट करता है इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी को। तो ऐसा नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाता है। और ऑल सब्सिडीज बाई गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉल अंडर इंडायरेक्ट, तो सभी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है वह अप्रत्यक्ष सब्सिडी में आती है। तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर होता है इस तरह से, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the Environment Protection Act for the Protection and Preservation of Environment was passed by Government of India। तो Environment Protection Act कब पास किया गया था? तो ये बहुत ईजी है, 1986। और Who among the following has become the first woman president of Tanzania in अप्रैल 2022? तो सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की अप्रैल 2022 में पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। हम अधिकतर एनर्जी सोर्सेस जो यूज करते हैं वह स्टोर्ड सोलर एनर्जी को दिखाती है। इनमें से कौन वैसा नहीं है जो एनर्जी डिराइव करती है फ्रॉम सन्स एनर्जी? तो न्यूक्लियर एनर्जी नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के पास सन्स के द्वारा डिराइव्ड एनर्जी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड? तो ये सितंबर 16 है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों लिस्ट को मैच करने बोल रहा है, एक तरफ शेड्यूल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और एक तरफ उससे रिलेटेड सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो थर्ड शेड्यूल है रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। और फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो फोर्थ शेड्यूल ये है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में
सीट्स के एलोकेशन जो कि 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी मेंशन है, ये हर बार डिसाइडेड नहीं होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट अलॉटेड हैं। तो 4th शेड्यूल ये हो गया। और 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल हम लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 बोलते हैं ना, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, लॉ हम बनाते हैं, लॉज मतलब कि विधानसभा और पार्लियामेंट बनाती है, उससे रिलेटेड मैटर से रिलेटेड। तो ये 7th शेड्यूल में आते हैं। तीन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर सिर्फ विधानसभा लॉ बना सकती है और राज्य विधानसभा लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट की, राज्य की विधानसभा दोनों बना सकती है कंकरेंट लिस्ट पर। तो ये 7th शेड्यूल में है। और डी है 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है वो है। तो 8th शेड्यूल ये हो गए। तो इस तरह से हो जाता है, ये हो जाता है। इसका ये हो जाता है। At which one of the following place the World Heritage at which one of the following place the World Health Organization WHO is going to establish Global Traditional Medicine Center। तो ये GTMC WHO किस जगह पर स्थापित करने जा रही है? तो ये जामनगर भारत में ही स्थापित करने जा रही है। इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अप्रैल 2022 में ही रखा गया। तो ये जामनगर इंडिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।